हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार फायरमैन, जिसमें कि हम टॉप 30 प्रश्न का डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं जीके, जिसमें हिंदी के प्रश्न का डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिए और पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और इसमें क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने का प्रयास करना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और देखिए किस प्रकार से आपके फायरमैन के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चीजों को समझते हैं। आज की इस क्लास का पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो वहां से अगर आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, पीडीएफ आपको डेली प्रोवाइड करवा दिया जाता है, तो वहां पर जाकर के आप रीड कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफी महत्वपूर्ण हो सके। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे, जिसके कारण आपको रिवीजन करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपको रिवीजन करते रहना और पीडीएफ जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम से आपको जाकर के जुड़ जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर आपको एक नंबर में पूछा जा रहा है, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए मायोपिया का दूसरा नाम क्या है। तो मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष। ध्यान में आप रखेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है आपका दूरदृष्टि दोष, अगर मायोपिया की अगर हम सिर्फ बात करें तो इसका मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। तो प्रश्न में जो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, और ये क्या है, एक प्रकार का दृष्टि दोष है, आंख में होने वाली बीमारी है। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है आपको प्रश्न में कि मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, तो इसका मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, जो कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर आपको दिया समीप दृष्टि। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 नंबर में आपको पूछा जा रहा है, जब दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाती है, झुक जाने का कारण क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्यों झुक जाती है। तो देखिए न्यूटन का 3 गति नियम है। पहला जो उसका गति नियम था उनका यह था कि कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था अवस्था में तब तक रहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाओ, या तो कोई भी वस्तु अपनी उसी अवस्था में रहना चाहती है जिस अवस्था में वह यानी है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहना चाहता है, और कोई भी वस्तु अगर विराम की अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में रहना चाहता है। तो यहाँ पर आपसे जो प्रश्न में जो पूछा जा रहा है कि जब दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाती है, तो ये गति के जड़त्व के कारण से ये आपका झुक जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको यहाँ पर दिया आयाम का जड़त्व, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी नहीं दिया गति का जड़त्व, ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कार क्या है, तो कार जो है ये गति की अवस्था में है, और इस पर जो चढ़ा हुआ व्यक्ति होता है वो भी क्या होता है कि गति की अवस्था होते हैं, लेकिन कार जब अचानक रुक जाती है तो वो आगे की ओर झुक जाती है। तो किसके कारण से, तो ये गति के जड़त्व के कारण से। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 3 नंबर में, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, ये आपको पर पूछा जाए। तो बताइए कि जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं ऑप्शन ए चालक, ऑप्शन बी प्रतिरोधक, ऑप्शन सी विद्युत रोधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि करेक्ट आंसर इसके लिए आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है, जैसे कि मान लेते कि कोई भी चालक तार है, तो उसमें क्या होता है कि प्रतिरोध अगर बहुत सारा उत्पन्न हो रहा है, यानी कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो वो क्या होता है कि विद्युत प्रतिरोधी यानी कि वो अचालक माना जाता है। तो यहाँ पर जो पूछा रहा है कि विद्युत प्रतिरोध यानी अनंत विद्युत प्रतिरोध होगा, तो ये आपका क्या होगा, ये आपको यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका विद्युत रोधी। क्या हो जाएगा, विद्युत रोधी, यानी इसमें विद्युत धारा का फ्लो ही नहीं होगा, प्रवाह ही नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत रोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 4 नंबर में पूछा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण से हुई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ये बताना कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, जो कि आपका अमेरिकी कंपनी था। इसका जिम्मेदार जो था ये अमेरिका वाले थे, क्योंकि ये जो कंपनी जो था ये अमेरिकी थी, और ये कहाँ पर स्थित था, तो ये आपके भोपाल में स्थित है। इसमें क्या होता है कि मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, जिसके कारण से काफी सारे व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये बार बार आपको पूछा जाता है, जो कि ट्रेंडिंग में आपका प्रश्न चलता है, ठीक है। ये सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका ये वाला प्रश्न पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण से हुआ था, तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण से हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात कर ले कि इसके बारे में अगर डेट की बात करें कि ये कब हुआ था, तो ये आपका 1984 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 5 नंबर में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में हुआ कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपको दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि मूलतः अम्ल जो है ये अम्ल नहीं होता, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। मूलतः जो है ये कार्बनिक नहीं होता, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए ये होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट। सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर हम बात करें तो इसका सूत्र होता है H2SO4, इसका सूत्र होता है, जिसको हम लोग बैटरिक जल भी कहते हैं, यानी जो पानी वाला जो बैटरा होता है उसमें आपका H2SO4 भरा हुआ रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 6 नंबर में पूछा जा रहा है, शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है। तो बताइए कि शर्करा या मंडन यानी स्टार्च के, यानी मंड जिसको हम स्टार्च बोलते हैं, इसके किण्वन से क्या प्राप्त होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि चीनी को अगर तोड़ते हैं तो चीनी का सूत्र क्या होता है, तो H22
चीनी की सूत्र की अगर हम बात करें तो H22O11, सॉरी यहाँ पर फिर से इसको लिखते हैं, इसका सूत्र क्या होता है तो C12H22O11 चीनी का ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। इसको तोड़ने के बाद जो आपका बनता है C6H12O6, इसको तोड़ने के बाद बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका बनता है 66H12O6, ये आपका बन जाता है, ठीक है। C6H12O6 आपका बन जाता है, जिसमें कि एक को हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, दूसरे को हम लोग फ्रुक्टोज कहते हैं, ठीक है। इसमें आप किसी को भी ग्लूकोज बोल सकते हैं और किसी को आप यहाँ पर फ्रुक्टोज बोल सकते हैं। तो इसी को फिर से हम जब तोड़ते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, इसको जब फिर से तोड़ा जाता है, इन इन्वर्टेज और जाइमेज एक एंजाइम होता है जिसके द्वारा इसको पुनः तोड़ा जाता है। जब इसमें इसको जब पुनः तोड़ा जाता है तो ये आपका किण्वन जब इसका किया जाता है तो ये आपका बन जाता है C2H5OH बन जाता है। तो C2H5OH का सूत्र जो है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आपका एथेनॉल। क्या होता है, एथेनॉल। इसी में फिर आपका जल बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाता है। तो ये जो एथेनॉल यहाँ पर आपका बन जाता है, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि शर्करा या मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है, तो इससे आपका एथेनॉल प्राप्त होता है और एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 7 नंबर में पूछा जा रहा है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। तो बताइए आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को आप कैसे अलग करोगे, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको जो किया जाता है, इसमें क्या होता है कि एक जो पदार्थ होते हैं, यानी कि जब भी सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि इसको जो किया जाता है, इसको किया जाता है आपका आसवन विधि के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आसवन विधि के द्वारा किया जाता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। सॉरी ये देखिए यहाँ पर इसका जो आसवन विधि के नहीं द्वारा इसका किया जाता है उत्पादन, सॉरी यहाँ पर देखिए वाष्पन विधि के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन ये आपका यहाँ पर गलत दिया हो, ठीक है। इसको किस विधि के द्वारा, इसको वाष्पन विधि के द्वारा इसको अलग किया जाता है। और वाष्पन विधि में उसी को अलग किया जाता है जैसे कि एक पदार्थ ऐसा होता है जो कि वो क्या हो सकता है कि वो वाष्प में परिवर्तित हो सकता है, और दूसरा पदार्थ ऐसा होना चाहिए जो कि वाष्प में परिवर्तित ना हो, तो इसको क्या किया जाता है कि वाष्पन विधि के द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत टाइप हो गया है। ये वाष्पन विधि के द्वारा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग किया जाता है, इसको आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो ये आपको यहाँ पर पुट कर देना है वाष्पन विधि द्वारा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 8 नंबर में पूछा जा रहा है, साबुनीकरण प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ऑप्शन ए में आपको यहाँ पर दिया साबुन बनाया जाता है, तो ऑप्शन ए में जो यहाँ पर आपको दिया साबुन बनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि साबुनीकरण प्रक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है तो इसमें सीधा सी बात है कि इसमें साबुन को बनाया जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि साबुन जो बनाया जाता है, इसमें क्या होता है कि बसा को मिलाया जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसमें मिलाया जाता है। इसको मिलाने के बाद जो आपका बनता है ये आपका साबुन बन जाता है। क्या बन जाता है, ये आपका साबुन बन जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आपका ग्लिसरॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, इसमें आपको ग्लिसरॉल बन जाता है। इसके अलावा जो आपसे प्रश्न जो पूछा जाता है कि साबुनीकरण प्रक्रिया में निम्न में से किसका निर्माण होता है, तो साबुनीकरण प्रक्रिया में निम्न में से किसका निर्माण होता है, तो वहां पर आपको साबुन नहीं दिया रहेगा, यहाँ पर आपको ग्लिसरॉल दिया रहेगा। तो वहां पर आपको ग्लिसरॉल को टिक करना है। इसको दो तरह से आपसे पूछा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा कि साबुन बनाया जाता है साबुनीकरण प्रक्रिया में। इसमें क्या चीज का अपक्षेप होता है, ये आपका ग्लिसरॉल का होता है, ठीक है। अपक्षेप के बारे में पूछा जाएगा क्या चीज का अपक्षेप प्राप्त होता है, तो ये आपका ग्लिसरॉल का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 9 नंबर पूछा जा रहा है, आहार में आयोडीन की कमी से क्या होता है, बताइए। आहार में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो इससे क्या क्या हो सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया वो रिकेट्स, तो रिकेट्स यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि रिकेट्स जो होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है, जिसको हम कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, आपका रिकेट्स हो जाता है, क्योंकि हड्डी का बीमारी। इससे क्या होता है कि हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो फिर आपका हड्डी क्या होता है, ये कमजोर है। और विटामिन डी की अगर हम बात करें तो नेचुरल रूप से जो मिलता है ये प्राकृतिक धूप में मिलता है, सनलाइट की उपस्थिति में ये मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मछली की यकृत तेल में पाया जाता है। मोटापा की अगर हम बात करें तो इससे क्या होता है कि मोटापा जो होता है ये वसा के कारण से होता है। और आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि व्यक्ति को जो एनर्जी मिलता है सबसे ज़्यादा किससे मिलता है, तो ये वसा से ही सबसे ज़्यादा एनर्जी की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें कि शीघ्रता से एनर्जी जो मिलता है किससे मिलता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा ये चावल में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ घेघा, तो घेघा जो होता है ये आपका आयोडीन के कारण से होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ नन ऑफ दिस, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रश्न जो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आहार में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, आपको यहाँ पर पूछा है। तो इसमें घेघा नामक रोग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग गलगंड की बीमारी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 10 नंबर में पूछा जा रहा है, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि हर्षचरित्र जो ये किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी
बाणभट्ट, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी व्यास। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बाणभट्ट, क्योंकि ये हर्षचरित जो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपके बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 11 नंबर में कि कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की थी। तो बताइए कि कोलंबस के द्वारा 1492 में किस देश का खोज किया गया था, या किस स्थान का खोज किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए भारत, तो यह आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अमेरिका का खोज किया गया था 1992 में। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें एक्यूरेट की, अगर हम बात करें कि कब किया गया था अमेरिका, अमेरिका का जो खोज हुआ था कब हुआ था, तो ये आपका 12 अक्टूबर 1492 में अमेरिका का खोज किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भारत की अगर हम बात करें तो भारत के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है कि 1498 में भारत का खोज किया गया था वास्को डी गामा के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 12 नंबर में पूछा जा रहा है, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। बताइए कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपको दिया फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आगरा शहर की जो खोज किया गया था ये किसके द्वारा, सॉरी स्थापना जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि कब किया गया था, तो ये 1504 में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 13 नंबर में, वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखी थी। प्रीवियस ईयर ये आपका पूछा हुआ था VVI क्वेश्चन। इसमें जो पूछा जा रहा है आपको सारा प्रश्न ये कहीं ना कहीं आपका रिपीटेड है, बिहार के जितने भी कांस्टेबल लेवल का आपका एग्जाम होता है, इसलिए आपको सारे सभी तरह का जितना भी आपका कांस्टेबल लेवल में, चाहे बिहार पुलिस में हुआ हो या बिहार होमगार्ड में हुआ हो या आपका फॉरेस्टर में हो, सभी प्रीवियस ईयर को आपको लगा देना है। तो यहाँ पर जो चूंकि सभी का सिलेबस आपका समान है, इसलिए आपको सारे प्रीवियस ईयर का लगा देना। अगर आपने सेट खरीदा होगा तो उसमें क्या होता है कि प्रीवियस ईयर जैसे कि आप फॉरेस्टर का सेट खरीदे या फिर आप बिहार फायरमैन का सेट खरीदे, तो उसमें बिहार पुलिस का भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहता है। इसलिए दिया हुआ रहता है क्योंकि सभी का सिलेबस सेम होने के कारण से सभी का पैटर्न भी क्या होता है कि सेम होते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको टोटल लगा देना जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। और 30 प्रश्न जो करके हम देते हैं, इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर आपका रिपीटेड प्रश्न रहता है, जो भी आपका कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि वाई सोशलिज्म पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसकी अगर हम बात करें जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 14 नंबर में, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। तो पता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको डायरेक्ट याद रखना है, जो कि ट्रेंडिंग में आपका चलता है, बार बार पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो खेल मैदान में उत्कृष्ट प्रशिक्षणों को ये दिया जाता है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात कर ले कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो आपका दिया जाता है ये कब से दिया जाता है, तो ये 1985 से ये दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार की अगर हम बात कर ले तो खेल क्षेत्र में जो दिया जाता है ये आपका अर्जुन पुरस्कार को दिया जाता है। क्या दिया जाता है, इसमें भी आपका अर्जुन पुरस्कार को दिया जाता है, यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है, अर्जुन पुरस्कार को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की अगर हम बात करें कब से दिया जाता है, तो 1961 से अर्जुन पुरस्कार आपका दिया जाता है, 1961 से दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 15 नंबर में पूछा जा रहा है WTO का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि WTO का मुख्यालय कहाँ। तो WTO की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी अगर हम बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो ये आपका जेनेवा में स्थित है। कहाँ पर, जेनेवा में। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना किया गया था ये 7 अप्रैल को इसकी स्थापना किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और कब किया गया था, तो ये आपका 1998 में इसकी स्थापना किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 16 नंबर में पूछा जा रहा है कि करगम कहाँ का लोक नृत्य, ये आपके ऊपर पूछा जाए। तो बताइए कि करगम जो है ये आपका कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आपके कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य से रिलेटेड आपको प्रश्न पढ़ लेना है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा आपको पढ़ा भी दिया है पहले, तो उस सभी को आपको रिवीजन, क्योंकि PDF जब तक आप नहीं लोगे तो फिर रिवीजन कहाँ से करोगे, इसलिए आपको PDF लेना और रिवीजन करते रहना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 17 नंबर में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। देखिए पौधे के तने से जो प्रजनन करता है इसको हम लोग कायिक प्रबंधन के नाम से जानते हैं। तो इसको ऐसे भी पूछा जाता है कि कायिक प्रबंधन निम्न में से कौन सी पौधों में होता है, तो ये आपका यहाँ पर गुलाब हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरा ऑप्शन आप पढ़िए, यहाँ पर दिया हुआ ब्रायोफाइलम, ऑप्शन बी इमली, ऑप्शन सी ब्रायोफाइटा, ऑप्शन डी गुलाब। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है, तो ये ब्रायोफाइलम नहीं, गुलाब करता है। क्योंकि गुलाब में क्या होता है कि कायिक प्रबंधन होता है। कायिक प्रबंधन करने का मतलब है कि पौधे से ही पौधा जो निकल जाता है आपका, उसको हम लोग कायिक प्रबंधन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको 18 नंबर में पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना किस दिन, बताइए यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 26 जून 1945, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी 28 दिसंबर 1944, ऑप्शन डी 7 अक्टूबर 1944। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो 14 अक्टूबर 1945 को आपका संयुक्त राष्ट्र का संगठन हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, कब हुआ था, तो ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसमें इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें तो ये जो आपको यहाँ पर पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र में कितने आपका अस्थायी सदस्य होते हैं, तो इसमें अगर अस्थायी सदस्य की अगर हम बात करें तो अस्थायी सदस्य की जो संख्या होती है ये आपका 5 होता है। वही अगर हम अस्थायी सदस्य की अगर हम बात करें अस्थायी सदस्य की संख्याएं कितनी होती है, तो ये आपका 10 होते हैं अस्थायी सदस्य, और अस्थायी सदस्य की अगर हम बात करें तो ये आपका 5 होता है। ठीक है, तो इन दोनों का आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 19 नंबर में हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये प्रीवियस ईयर में ये भी आपका प्रश्न पूछा हुआ है कि हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर के पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका बिल गेट्स हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जिसके द्वारा कि हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक लिखा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 20 नंबर में इनमें पंचायत समिति का कौन अंग है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए इनमें से पंचायत समिति का कौन सा अंग है। ऑप्शन ए ग्राम सेवक, ऑप्शन बी ग्राम सभा, ऑप्शन सी नगर पंचायत, ऑप्शन डी प्रमुख। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि पंचायत समिति का जो अंग है इनमें से कौन सा है, तो ये आपका प्रमुख होते हैं पंचायत समिति के अंग। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होता है, पंचायत समिति होता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होता है। प्रखंड में जो यानी कि प्रखंड में क्या होता है कि पंचायत समिति का जो प्रखंड में जो पंचायत समिति का जो गठन किया गया था ये बिहार में कब किया गया था, तो ये 2006 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को यहाँ से याद रखना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और ऑप्शन डेली प्रैक्टिस टीचर को देख पाएंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। जय।